हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का केम थर्ड एजुकेशन पर। आज हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे स्टूडेंट्स के टेस्ट में आए हुए हैं, जिसमें से ये आज का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने कि 0.05 मोलर कंसंट्रेशन का पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ किया जाता है एसिडिक मीडियम में। तो फिर इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमें 200 ml 0.06 m कंसंट्रेशन का फेरस ऑक्जेलेट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फिर इस केस में आपको बताना है कि अच्छा यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, ऑक्जेलेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराना है। तो आपको बताना है कितना वॉल्यूम हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करना पड़ेगा। यानी कि हमें यहाँ पर बताना क्या है, वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 का क्या होगा, यानी कि V की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन आना चाहिए ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कंप्लीट रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, K2Cr2O7 प्लस फेरस ऑक्जेलेट FeC2O4 का रिएक्शन होता है किसके मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तब इस रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से समझेंगे यहाँ पर। तो इस रिएक्शन के दौरान आयरन कन्वर्ट होता है आयरन पर 2+ कन्वर्ट होता है आयरन पर 3+ में। तो खैर वो सब हमें कंप्लीट रिएक्शन से यहाँ पर नहीं बनाने हैं, बस हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, तो उसके आधार पर फिर हमें आगे बातें बढ़ानी है। ठीक है, तब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस केस में दिया हुआ है 0.05 मोलर कंसंट्रेशन इसका क्रोमिक एसिड का, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का, और 0.06 मोलर कंसंट्रेशन फेरस ऑक्जेलेट का, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तब इस रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे और देखेंगे कि इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, फिर उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं। तब अगर हम लोग देखेंगे अच्छे ढंग से तो आपका इस केस में Fe पर 2+ ऑक्सीडाइज होगा किसके अंदर, Fe पर 3+ में। और तब इस केस में जैसे ये बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होगा। ओके, ठीक है। इसी प्रकार से ऑक्जेलेट आयन यानी कि C2O4 पर 2- ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में, और जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा तो 2 मॉलिक्यूल बनेगा CO2 का, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको कौन लेगा, ये लेगा क्रोमियम। कैसे, 2 Cr पर आपका यहाँ पर 2 Cr पर कितने प्रेजेंट है, मतलब कि सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो 2 Cr पर 6+ है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr पर 2 Cr पर 3+ में, 2 Cr पर 3+ में, अर्थात यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। अगर हम लोग जो बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चंस देखे होंगे वो वहाँ से इसको मैचिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 6 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा, अर्थात दोनों को बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ Cr2O7 रहेगा, अगर हम दोनों को बैलेंस करने के लिए करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी जा करके हमारा आगे का काम होता है। 2 से क्यों, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। K2Cr2O7 इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से Fe, कंप्लीट रिएक्शन होने में 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के रिएक्शन बैलेंस होगा। ठीक है, तब अगर हम लोग बात करें क्योंकि 2 क्रोमियम है तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो 1 से इतने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो हमें क्यों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया। तब इस केस में हमें इसको इक्विवेलेंट के लिए टाइट्रेशन की तरह से करना पड़ेगा कि मोलर इक्विवेलेंट ऑफ
K2Cr2O7 बराबर हो जाएगा मोलर इक्विवेलेंट ऑफ फेरस ऑक्जेलेट। तब ये आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे ही अगर आप ये करोगे तो इसका जो मोलर इक्विवेलेंट है वो आपका दिया हुआ है कि इस केस में आप यहाँ पर 0.06 आपका ग्राम में वैल्यू दिया हुआ, मोलरिटी दिया हुआ है। तो इसमें आप इसके चार्ज से डिवाइड करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहाँ पर मोलर लेना है ना, मोलर इक्विवेलेंट लेना है। तब इसमें हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तब और मल्टीप्लाई बाई V यहाँ पर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है 0.06, है ना। एक्सकेल सही दिया है कि नहीं, हमने सही से लिखा है कि नहीं, 0.06 0.05 सॉरी, यहाँ पर होगा आपका 0.05, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर जैसे अगर हम ये कर देंगे तो फिर यहाँ पर 200 वॉल्यूम इसका दिया है, 200 मिलीलीटर ये दिया हुआ है। तब नॉर्मली हम यहाँ पर आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 200 अपन में 0.05 मल्टीप्लाई बाई 6, अर्थात अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चलेगा 0.06 और 0.05 को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं क्या, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 200 अपन में यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तब ये हो जाएगा, इसको इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 5 4 जा 20 और 0, यानी कि आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 40, यानी कि 120 मिलीलीटर। क्या ज़रूरत पड़ेगा, 120 मिलीलीटर की ज़रूरत पड़ेगा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का। समझ में आया। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना था। 120 मिलीलीटर ज़रूरत पड़ेगा इस केस में आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अच्छा, क्वेश्चन किस में पूछा गया है, हाँ ठीक है 120 मिलीलीटर, कुछ मिस्टेक हमने नहीं किया है ना, ठीक है 120 मिलीलीटर होगा सी वाला, इस केस में आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 0.06 मिलीलीटर है, 0.05 है ऊपर वाले केस में, ओके। तो फिर इस तरह से क्वेश्चन को करना था। इसी प्रकार से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ट्रीटेड विथ 100 मिलीलीटर ऑफ HCl, 100 मिलीलीटर ऑफ 20% HCl, द अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, कितने अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होगा। दिया गया है क्या चीज़, तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। 20 ग्राम दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इसको रिएक्शन कराया जाता है, रिएक्ट विथ 100 मिलीलीटर 20%, 100 मिलीलीटर 20% HCl, यानी कि HCl की कंसंट्रेशन कितना है 20% है। 100 मिलीलीटर ऑफ 20% HCl, तब अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप क्वेश्चन को अभी हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, देखिए 100 मिलीलीटर ऑफ 20% दिया है, अर्थात इसमें W की वैल्यू इसका कितना दिया है ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। तो इसका W की वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो 100 का 20% निकालेंगे हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से। तो कितना आएगा इसका 100 का 20%। जैसे अगर हम इसको निकालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये आपका 20 ग्राम, इस केस में आपका 20 ग्राम HCl है, ठीक है, और 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट भी है। तो हमें पहले इस रिएक्शन को कराना पड़ेगा, और रिएक्शन कराने के बाद पता चलेगा इसके स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है।
तब देखिए, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्शन कराया जाता है HCl के साथ तो बनता है कैल्शियम क्लोराइड, फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर बनता है आपका H2O। ठीक है, इस केस में हमें, अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 मॉलिक्यूल हमें HCl का लेना पड़ता है। जब 2 मॉलिक्यूल HCl का लेते हैं तो ये सभी एक एक मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अमाउंट पूछ रहा है ना, अगर हम 1 मोल लेते तो ये बनता, ये लेना पड़ता 2 मोल अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल। ठीक है, तब आपका ये लिया गया है 20 ग्राम, तब आपका 20 ग्राम का मतलब पहले तो मोल निकालना पड़ेगा ना कि 20 ग्राम में इसका कितना मोल होगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। आए समझ में? ठीक है ना, तो फिर इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। तो फिर 20 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है और ये भी है 20 ग्राम, ये भी 20 ग्राम है और ये भी 20 ग्राम है। इसका लेकिन मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 होता है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100 और HCl का मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5। यानी कि जाहिर सी बात है कि आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, यानी कि इसका मोल कम होगा, क्योंकि n बराबर होता है W/m। तब यहाँ पर लगाना पड़ेगा 20/100 और यहाँ लगाना पड़ेगा 20/36.5। अर्थात इस केस में आपका कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा। जब ये आपका लिमिटिंग रिजेंट हो जाएगा तो सबसे पहले खत्म होगा कौन, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बस उसी के आधार पर हम लोग देख लेंगे। तो जितना मोल, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का जितना मोल आएगा उतना ही मोल किसका आएगा, जितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा उतना ही मोल कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो बस बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो पहले हम लोग देखेंगे। तो देखो W/m यहाँ लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे, W/m। इसका W हमें निकालना है, दोनों ही अपोजिट साइड में है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 20/100 बराबर कार्बन डाइऑक्साइड का W निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पता है 44 होता है। ठीक है, तब W बराबर क्या हो जाएगा इस केस में, W बराबर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 20 × 44 है ना, बटे में 100 हो जाएगा। कैंसिल कर देंगे, 2 × 2 2 5 × 10, 5 एकम में 5 है ना, कट करेंगे इसको। तो जब इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, फिर 5 9 या 5 8 40, फिर 5 8 40, 8.8 ग्राम क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। यानी कि इस केस में हमें कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम लेने पर हमें 8.8 ग्राम प्राप्त हो गए। क्या चीज़, 8.8 ग्राम प्राप्त हो गए कार्बन डाइऑक्साइड। 20% का सोल्यूशन लिया गया था HCl का, यानी कि वो एक लिमिटिंग रिजेंट की तरह बिहेव करेगा इस केस में। आया समझ में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही रात हो गया है, आप लोग देख सकते हैं हम 1 बजे रात में ये वीडियो बना रहा हूँ। 12:49 हो रहा है ना यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो फिर हम इस टाइम पर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए खासकर। परसेंटेज वेट ऑफ जिंक इन वाइट विट्रियल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, वेट बताना है किसका, वाइट विट्रियल का। तो वाइट विट्रियल का फार्मूला क्या होता है, वाइट विट्रियल का फार्मूला होता है ZnSO4 फिर 7H2O। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। तो इसके पीछे कारण क्या है कर लेने का, तो इसके पीछे कारण ये है कि इस केस में परसेंट वेट बराबर होता है परसेंट वेट ऑफ एलिमेंट, परसेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू होता है परसेंट ऑफ, मतलब एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ दोज एलिमेंट बटे में टोटल मॉलिक्यूलर मास
फिर मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका परसेंट वेट निकालना है आपका जिंक का, परसेंट ऑफ जेडेन। तो जेडेन का एटॉमिक मास होता है आपका 65 दिया हुआ है बटे में, और किसी का हमें नहीं पता है, तो बाकी सबका हमें निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। जिंक का दिया हुआ है आपका 65। अच्छा 7 वाटर का कितना हो जाएगा, 7 वाटर का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 18। पहले इसका निकाल लेते हैं। 8 7 जा 56 का 6, 7 1 जा 7 और 5 12 126 है ना। अब देखो जिंक का होता है 65, सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 ऑक्सीजन का 64 है ना। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 7 56 6 7 1 7 और 5 12, ठीक है 126 यहाँ पर हो जाएगा। सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 4 10 6 4 10 5 15 और 2 17, 17 का 7, कितना बचा 1। तो 6 6 12 और 3 15 और 1 16 और 2 18 का 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 65 बटे में 2 8 7 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये कितना हो जाएगा 6500 है ना, 6500 हो जाएगा बटे में 2 8 7। अब इसको शॉर्टकट में करेंगे तो देखो ये आपका लगभग 3 के अच्छा 3 के आसपास सब है, तो 3 के आसपास यानी कि 30 के ऊपर जो है वो सही होगा, यानी कि बी सी और डी ऑप्शन नहीं होगा। तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे, तो इसमें से कोई एक होगा। तो जैसा कि अगर मैं देख पा रहा हूँ तो आप लोग भी इसको आसानी से कर सकते हैं। ना 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 ना, मैंने गलत कर दिया इस केस में। अब इसका हम लोग को अगर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है फाइनली 22.65%। एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। इसको डिवाइड करने के बाद, क्योंकि नीचे वाला संख्या ज़्यादा है ना, नीचे वाला संख्या बहुत ज़्यादा है, 300 के आसपास है, तभी हो जाएगा 22.65%। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट होंगे वो हमारे टेक्निक को ये समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5.6 ग्राम ऑफ मेटल फार्म 12.7 ग्राम ऑफ मेटल क्लोराइड, हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तब इस केस में आपको मेटल का इक्विवेलेंट वेट बताना है कि क्या होगा। आया समझ में? इक्विवेलेंट वेट किसका बताना है, मेटल का। 5.6 ग्राम मेटल रिएक्ट विथ फार्म 12.7 ग्राम मेटल क्लोराइड, हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेटल क्लोराइड बना रहा है ना, देखिए एक मेटल है, वह रिएक्शन करके क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है क्या, मेटल क्लोराइड। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना रहा है मेटल क्लोराइड, MClX बना रहा है। ये कितना लिया गया है 5.6 ग्राम, ठीक है। और ये कितना बन रहा है, ये आपका बन रहा है 12.7 ग्राम। तब अब आप ये बताइए कि इस केस में क्लोरीन का वेट कितना हो जाएगा। तब मास ऑफ Cl कितना हो जाएगा, मास ऑफ Cl अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 12.7 माइनस 5.6। इसको करेंगे तो 17 में से नहीं, 7 में से 6 जाएगा 1, 12 में से 1 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, यानी कि ये 7.1 आ गया। जैसे ही 7.1 इसका W को वैल्यू आ गया, तब अगर हम इसका नंबर ऑफ मोल निकालना चाहेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल इसका कितना है। तब इस केस में आपका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल बराबर W/m। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास हमको पता है 7.1 बटे में यहाँ पर 35.5 है ना, 35.5 यानी कि आ जाता है 0.2। अगर ये 71 होता तब ये कितना आता, जब ये 71 होता 35.5 होता है ना, जब ये 71 होता तब ये आता 2, अर्थात इस केस में ये आपका लिया गया है 0.2 मोल। तो जब ये 0.2 मोल लिया गया है, अर्थात इस केस में मेटल से दो क्लोरीन ऐड हो रहा है, तभी बन रहा है MCl2। अर्थात इस केस में मेटल का नॉर्मलिटी कितना दिया हुआ है, मेटल के ऊपर चार्ज कितना है, तो मेटल के ऊपर
एम कन्वर्ट हो रहा है इस केस में एम के ऊपर 2+, तभी तो ये हो रहा है ना। इस केस में मेटल एम कन्वर्ट हो रहा है एम के ऊपर 2+ में, अर्थात इसका क्या पूछा जा रहा है, इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है। ठीक है, तब इक्विवेलेंट वेट अब हम बहुत ही आसानी से इसका बता सकते हैं, है ना। क्या पूछा जा रहा है हम देख लेते हैं ना। इक्विवेलेंट वेट पूछा जा रहा है ना, हाँ ठीक है। इक्विवेलेंट वेट अब हम इस मेटल का बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। तब ई बराबर होता है क्या, ई बराबर होता है एम बाई चार्ज, एम बाई चार्ज। ठीक है, एम अपन में क्या होता है, चार्ज होता है। तब इस केस में अगर ये 71 रखते तो ये आता, हमारे पास m की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है, अर्थात देखो यहाँ पर इस प्रकार से करेंगे 7.1 ग्राम एब्जॉर्ब कर रहा है 5.6 ग्राम मेटल, है ना। 5.6 ग्राम मेटल को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तब इस केस में आपका इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि आपका अगर ये 56 होता तब क्या आता, देखिए तब ई बराबर हम करेंगे एम की वैल्यू रखेंगे 5.6/2 इस प्रकार से, तो ये आंसर आता है 2.1 ग्राम। अर्थात इसका जो वैल्यू आएगा इसमें 2 से डिवाइड किया गया है, यानी कि 2.8 आया है ग्राम में। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से। तब अगर ये 71 ग्राम क्लोरीन होता तब ये कितना होता, 28 ग्राम। तो यही क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। आया समझ में, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स मिस्टेक है, थोड़ा सा ये रॉन्ग क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। तो जितने भी प्रकार के यहाँ पर साल्ट बनाए गए हैं ना, KNO3 है ना, NaNO3, यहाँ पर ये नाइट्रेट के साथ रिंग टेस्ट शो करता है। तो ये तीनों के मतलब चारों ऑप्शन जो है कि इस केस में आपके सही है, कोई भी ऑप्शन इसमें गलत नहीं है, क्योंकि सभी के सभी क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके सही हैं, चारों के चारों में नाइट्रेट रिंग टेस्ट शो करता है, सभी ऑप्शन इस केस में सही दिया गया है, तो इसमें ये मिस्टेक है। ओके, तो हमने टोटल आज 5 क्वेश्चन कर लिए। अभी देखते हैं और क्वेश्चन करने लायक है कि नहीं, क्योंकि रात बहुत हो गया है, हमें भी नींद आ रही है। सुबह बच्चों का क्लास लेना है। यहाँ से अब हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ठीक है, इसके लिए हम आपसे एक्सट्रीमली सॉरी कहते हैं, क्योंकि हम आज आपसे बहुत लेट से आपसे मिलना स्टार्ट किए, लेकिन हाँ अब नेक्स्ट आगे के वीडियोज़ को मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।